उससे रिलेटेड वो थे। थोड़ा सा समझना है, बार बार में पढ़ना, बहुत आसान है जो मैंने बताया आपको जिस वे से, ठीक है, उस तरह से देख लेना। आइए अब हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये और चीज देख लो, वो ये धारा किस पे लागू नहीं होगी? पट्टे पर। बस इतना देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई दिवालिया हो जाएगा, पर जिसको आपने पट्टा दिया है, समझ में आ रही है आपको? जैसे मैंने किसी को बी को क्या दिया है? पट्टे पे दे दी है, तो वो जैसे ही परिवर्तन हो जाता है, पट्टे का क्या है? परिवर्तन हो जाता है, तो वो पट्टा किसके पास आ जाएगा वापस? या वो दिवालिया हो जाता है। ये समझ में आ गया? तो ये पट्टे पर लागू नहीं होगी, बोल दिया था। चलिए आइए, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया कि शर्त का क्या प्रभाव पड़ता है। उससे पहले देख लिया था आपने 9 तक कि अंतरण कैसे कैसे होता है, कैसे नहीं होता। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं कि अजन्मे व्यक्ति के संदर्भ में टीपीए में क्या प्रोविजंस है या उससे रिलेटेड क्या लॉ। अजन्मे व्यक्ति के लिए, अनबॉर्न चाइल्ड, अजन्मे व्यक्ति को ट्रांसफर कैसे किया जाता है ये समझ लो आप। तो अजन्मे व्यक्ति से संबंधित ट्रांसफर का क्या लॉ है या कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए अजन्मा व्यक्ति कौन होता है। ठीक है, एक शब्द आता है गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ शिशु। एक आता है अजन्मा। इन दोनों में क्या अंतर है, कोई बताएगा मेरे को? कोई भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के देखो, बताएगा क्या? शिशु तो होता है, तो गर्भ में 8 होता है, और जो अजन्मा शिशु होता है इसका कोई भ्रूण बाहर आता है। ओके, देखो आईपीसी में अलग डेफिनेशन है, उत्तराधिकार अधिनियम में अधिक डेफिनेशन है, और टीपीए में अलग है। आईपीसी के अंदर गर्भ में उसका अस्तित्व आ चुका है, यहाँ अस्तित्व की बात है। ठीक है, मैं इसे निकालता हूँ। ठीक है, गर्भ में अस्तित्व आ चुका है और उसकी आप हत्या कर देते हो तो 312 से लेकर 318 और बता रखा है कि अगर गर्भ से बाहर आ गया, गर्भ से बाहर आ गया, भले उसने सांस ली हो या नहीं ली हो, वो मैटर नहीं कर रहा, उसकी अगर आपने मृत्यु कर दी है, ठीक है, तो वो किसमें आ जाएगा? 299 आधी बात समझ में? तो वहां गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ शिशु, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। आइए उत्तराधिकार अधिनियम और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अनबॉर्न बच्चे की बात कर रहा है, अनजन्मा। इसका अस्तित्व नहीं आया है और हमें पता भी नहीं है कब आएगा। दादा, दादा है, दादा का बेटा है, पुत्र में छोटा से बता रहा हूं, पुत्र बी है, उसका भी पुत्र है, वो 3 साल का है। कितने साल का हो सकता है? पोता कितने साल का है? 3 साल का। अब दादा किसको करना चाहता है? इसके पुत्र को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है। अरे यही 3 साल का है, इसको अभी 25 साल लगेंगे, इसके भी कम से कम उसके बाद पुत्र होगा, तो क्या दादा 25 साल तक तो यही बड़ा होगा, जिंदा रहेगा क्या? तो इसका अस्तित्व नहीं है। यही पढ़ेंगे हम, डेफिनेट इसी के अंदर पढ़ेंगे कि जिसका अभी अस्तित्व और गर्भस्थ शिशु का अस्तित्व आ जाता है, भ्रूण आ जाता है, गर्भ में आ जाता है। चीज समझ में आ गया आपको? ये कहना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझना गर्भस्थ शिशु गर्भ में होना चाहिए, उसका अभी पता नहीं है, अस्तित्व का पता नहीं है। शिशु का ज्ञान हो जाता है। चीज समझ में आ गया? इसका हो भी सकता है और नहीं भी, यही तो संभावना है, इसीलिए तो संभावना बनती है कि पैदा हो भी सकता है और नहीं भी हो। पता क्या? तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? वापस आ जाएगी। समझ आ गया? प्रॉपर्टी कहाँ है? वापस आ जाएगी। यही कॉन्सेप्ट समझना है बस आपको। नहीं तो गर्भ में आ गया, ठीक है, तो यहां पर आपको 4 सिद्धांत देखने। ये जो
रिलेटेड आपको 4 थ्योरीज देखनी है, और अगर ये थ्योरीज समझ में आ गई तो आने वाला कॉन्सेप्ट देखो, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अंदर बनेंगे दोहरी संभाव्यता का नियम। पहले तो पूरा क्वेश्चन बनता है अजन्य व्यक्तित्व ट्रांसफर, ये है 13, 14, 20। एक क्वेश्चन ये बन गया 13, 14, 20, ये पूरा क्वेश्चन बना कि अजन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कैसे किया जाता है। और क्वेश्चन आया आपका दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम, तो वहां केवल सेक्शन आया 13। क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और फिर उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ये समझ में आ गया। जब आपको दोहरी संभावना का विरुद्ध नियम, दोहरी संभावना के रूल अगेन डबल, वो क्या कहते हैं उसे, संभावना को क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी, ठीक है, उसके विरुद्ध है तो सेक्शन 13 कोई। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया दोहरी संभावना के विरुद्ध। सेक्शन नंबर 14 की बात आएगी तो वहां शाश्वतता के विरुद्ध नियम, परपेचुइटी। आप किसी भी प्रॉपर्टी को शाश्वत काल के लिए नहीं होल्ड कर सकते, ठीक है, तो उसके विरुद्ध नियम है। ये समझ में आ गया। शाश्वत काल मतलब हमेशा के लिए संपत्ति को दे देना, तो उसके विरुद्ध मतलब नहीं, आप हमेशा के लिए प्रॉपर्टी को नहीं होल्ड कर सकते, कुछ सीमित समय तक ही होल्ड कर सकते हैं। तो वो सेक्शन कहां पर रखा है, सेक्शन नंबर 14, शाश्वतता के विरुद्ध। मेरी बात समझ में आ गया। तो कितने क्वेश्चन बने यहाँ पर, 3 क्वेश्चन बने। कौन सा समझ में आ गया, आइए। तो हम पहले 13, 14, अभी हम कौन कौन से पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे। अभी कितना समय है, अभी तो आधा घंटा है, तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं 13, 14 और 20 को देख लेते हैं, ठीक है। आइए, ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, आज के बाद परेशान नहीं करेगा, थोड़ा सा ध्यान देना इसको, करा कि नहीं करा। चलिए, इसके अंदर 4 थ्योरीज देखते हैं हम, 4 थ्योरीज देख लेते हैं। अगर वो थ्योरी समझ में आ गई तो चीज आ जाएगी समझ में। पहली थ्योरी क्या कहती है, पहली थ्योरी कहती है, जनरल रूल कहता है कि जो ट्रांसफर होगा, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, वो लिविंग टू लिविंग होगा, जीवित व्यक्तियों के द्वारा जीवित व्यक्तियों को ही होगा। चीज समझ में आ रही है, लिविंग टू लिविंग, मैं लिख रहा हूं ऐसे ही, लिविंग टू लिविंग होगा। परंतु सेक्शन 13, 14, 20 इसका क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद है। वहां लिविंग पर्सन किसी शिशु को, ठीक है, चाइल्ड को जीवित व्यक्ति के माध्यम से, मैंने बताया ना न्यास के माध्यम से बताया था, बीच में एक आदमी रखना पड़ेगा, डायरेक्ट हम नहीं दे सकते, तो जीवित व्यक्ति के माध्यम से, जीवित व्यक्ति के माध्यम से किसको दे सकते हैं हम, अजन्मे को दे सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गया। प्रत्यक्ष रूप से अजन्मे को नहीं दे सकते, बीच में किसी ना किसी आदमी को, जैसे मैंने बोला दादा और किसके पड़पोते को वो प्रॉपर्टी देना चाहता था, तो देखे ऐसे नहीं, दादा मर गया, पड़पोते का पता ही नहीं चल रहा, तो बीच में उस प्रॉपर्टी का कोई ना कोई तो मालिक होना चाहिए। तो बीच में इसीलिए मध्यम व्यक्ति, उस बच्चे को हित देने से पहले हमें किसी को पूर्विक हित देना होता है। क्या देना होता है, पूर्विक हित, यानी इससे पहले हमें किसी को, दूसरे को कुछ हित देना होता है। अब इसको संपत्ति को बेचान करने का राइट नहीं है, उपभोग करने का राइट है, और इसको सारे के सारे राइट है, उपभोग भी करेगा और ये चाहे तो उसको ट्रांसफर भी कर दे। कौन सा समझ में आ गया। तो पहली थ्योरी समझ में आ गई कि लिविंग टू लिविंग का अपवाद है। यहां पर लिविंग पर्सन किसी जीवित व्यक्ति के माध्यम से किसी अनवन व्यक्ति को क्या करेगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। ये बात समझ में आ गई आपके। दूसरी चीज देखिए कि जैसे ही अगर अजन्मे को प्रॉपर्टी मिल जाती है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको पूर्ण हित प्राप्त हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, उसको पूर्ण हित प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही बच्चे के पास में प्रॉपर्टी गई, अब वो उसका मालिक बन गया, वो चाहे उसको भोग करे, ट्रांसफर करे, कुछ भी करे, कैसे भी कर सकता है। कौन सा समझ में आ गया। पर एक बच्चे को ट्रांसफर हो गई है, दूसरे बच्चे तक नहीं पहुंचाई जाएगी, वो एक ही बच्चे को पहुंचाई जाएगी। उसके बच्चा पैदा होगा, उसके भी बच्चे को पैदा होगा, तब मैं ट्रांसफर हुआ, ऐसे नहीं है। ये समझ में आ गया। तो मतलब जैसे ही किसी भी बच्चे का जन्म हुआ तो वहां पर उस बच्चे को पूर्ण हित मिल जाएगा। अब वो चाहे तो आगे ट्रांसफर करे, क्यों, क्योंकि बच्चा इतना कैपेबल ही नहीं है कि वो आगे ट्रांसफर कर सकता है।
सक्षम नहीं है। मेरी बात समझ में आ गया? इनकैपेबल नहीं है। ओनर तो बन गया, ओनर भी नहीं बनाया उसे। तो आपने, दादा ने बोला मेरे पोते के पड़पोते को प्रॉपर्टी जाएगी, फिर उसके पड़पोते को जाएगी, ऐसा नहीं है। उसने जो, जिसका अजन्मा, जो पहला अजन्मा हो गया, उसी को सारे राइट हो जाएंगे। अब वो डिसाइड करेगा कि किसको जाएंगे किसको नहीं जाएंगे। ऐसे आप शाश्वत काल तक या फिर बहुत दोहरी संभावना तक आप प्रॉपर्टी को नहीं होल्ड कर सकते। कौन सा समझ में आ गया? ये कहना चाहते हैं। तो पूर्ण हित क्या हो जाते हैं? उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये द्यूरी सिद्धांत हो जाती है। कहने का मतलब ये ये भी कह सकते हैं कि अगर एक अनबॉर्न को, मैंने कुछ थ्योरीज लिख रखी है, ये मैंने खुद नहीं बनाई है, कल बैठ के मैं यही बना रहा था। एक अनबॉर्न को अगर ट्रांसफर हो गया तो उसके आने वाले अन्य अनबॉर्न को वो ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि उसी में क्या हो गया? पूर्णित हो गया। तो ये दोनों थ्योरी किसकी बात कर रहा है? ये सेक्शन 13 की बात कर रहा है। और समझ में आ गया आपके? कहने का मतलब है अजन्मे को पूर्ण हित प्राप्त हो जाएगा, और अजन्मे को एक को हो गया तो अन्य को नहीं होगा। कहने का मतलब है एक अजन्मा किसी दूसरे अजन्मे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये तो जीवित है, ये अजन्मे को ट्रांसफर कर सकता है, पर अजन्मा आगे अजन्मे को, समझा? इसकी संभावना नहीं है, और एक और संभावना पैदा कर रहे हो, तो वो कौन सी संभावना होगी? दूसरी संभावना हो गई। पहले तो इसका ही नहीं पता, चलो हम मान के चलते हैं लो, एक संभावना को तो लेके चलता है, पर एक और संभावना, दोहरी संभावना के लिए। ये समझ में आ गया? मतलब एक अनबॉर्न आगे अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा, उसी अनबॉर्न में प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? पांच हो जाएगी। कौन सा समझ में आ गया? दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या कह रहा है कि तीसरा सिद्धांत ये कह रहा है कि जब अजन्मे को हमने क्या है, पूरा हित दे दिया, जब अनबॉर्न को हमने पूरा निहित हित, पूर्ण हित दे दिया, तब क्या? अब यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है, एक निर्बंधन की बात कर रहा है कि मैक्सिमम 18 वर्ष तक, मतलब जब वो वयस्क होगा तब तक उसके उपभोग को हम क्या कर सकते हैं? उसको क्या है? रोक सकते हैं, अंतरण को रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 18 वर्ष तक हम क्या कर सकते हैं? देखो हमने क्या बोला, अभी दोबारा देखो, जन्म लेते ही पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाएगा, पर लॉ बोल रहा है कि अगर तुम्हें और चाहिए तो हम कितने समय तक और बढ़ा सकते हैं उसके बच्चे के? 18 वर्ष तक। पिक्चरों देखा है, किसी बच्ची का जन्म होता है तो वो माँ बाप, वो संरक्षक क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि 18 वर्ष तक और जिंदा रहे। समझ में आ गया? तो 18 वर्ष तक भी उसके पास ही प्रॉपर्टी रहेगी, तो यहां तक उसको रोक सकते हैं, इससे अधिक नहीं रोक सकते। इसे कहते हैं शाश्वतता का नियम। ठीक समझ आ गया? यहां पर हमने क्या बताया? अनबॉर्न को कर सकते हैं, पर मैक्सिमम अनबॉर्न के आगे भी कहां तक बढ़ा सकते हैं हम प्रॉपर्टी को? उसके 18 वर्ष तक प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, उस शाश्वत तक समय के लिए नहीं होल्ड कर सकते। चीज समझ में आ गया? हमेशा हमेशा के लिए होल्ड नहीं कर सकते। जन्म के बाद में हमने कितना और समय दे दिया? 18 वर्ष। चीज समझ में आ गया? मतलब यानी ये जो प्रॉपर्टी है, हम इसको यहां तक ही क्या है, होल्ड आउट कर सकते हैं, इससे आगे दो ही संभावना के लिए मना कर दिया। चीज समझ आ गया? अब ये बोल रहा है क्या हमें किसको और आगे तक बढ़ाते जा सकते हैं क्या? वो बोल रहे हैं नहीं, 18 साल के बाद तक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उपभोग तो कर सकता है, परंतु ये ट्रांसफर करने का राइट कब मिलेगा इसे? आफ्टर, ये कहना चाहता है। आ रही बात है? तो शाश्वत काल के लिए नहीं रोक सकते हम, ये 13, 14 दोनों ही लिंक है। ठीक है, तो उसको मैक्सिमम कितने समय के लिए होल्ड आउट कर सकते हैं? 18 ईयर्स तक। ये यहीं पे कह रहा है। ठीक समझ आ गया? और चौथी बात ये कह रहा है कि जीवित व्यक्ति कितने हो सकते हैं? एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आया? जो ये जीवित व्यक्ति थे ना, जीवित व्यक्ति एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, 5 आदमी भी हो सकते हैं, 10 आदमी भी हो सकता है। जीवित संख्या निर्धारित नहीं है, परंतु ये अनबॉर्न के बाद में उसी के बाद जाए। वो तो पहले पे मिलेगा। पहला मतलब जो भी पहले आया है, ये तो डॉक्टर डिसाइड करें। अभी हम आगे ही पढ़ेंगे, तो उसमें बोल रहा है लड़का या लड़की, ऐसा ही बात होगी, बहुत सारी बातें होंगी। ठीक है, तो वहां पर जो भी बच्चा होगा, जो पहला होगा, उसको वो कंडीशन भी रखेगा कि पहले पुत्र को या पुत्रों को या सारे पुत्रों को, वो वाली बात होगी। ठीक है, कि इस जीवित व्यक्ति के सारे पुत्रों को मैं प्रॉपर्टी दूंगा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करेगा। ठीक है।
है अभी बता देंगे। तो यहाँ पर जीवित व्यक्ति एक से अधिक भी हो सकता है, चीज समझ में आ गया, परंतु इस अनबॉर्न का जन्म कब हो जाना चाहिए? इन सब के मरने से पहले। ये समझ में आ रही है? ये सारे के सारे जीवित व्यक्ति हैं, ठीक है। उस जीवित व्यक्ति के मरने से पहले इसका क्या हो जाना चाहिए? जन्म हो जाए। अगर ये मर गया और इसका जन्म नहीं लिया तो वापस जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी वापस उसी को पास चली जाती है, उसी के उत्तराधिकारियों को चली जाएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा से एक भी कर सकते हैं या एक से अधिक। आपको लगता है ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, कि कोई मर जाए, तो प्रॉपर्टी को लंबे समय के लिए 2-3 आदमी कर दिए पर सारे के सारे मर गए अजन्म से पूर्व, तो प्रॉपर्टी वापस किसको चली आएगी? जिसने ट्रांसफर की थी। थ्योरी समझ में आई है आपको? पास नहीं थी, ये कहता है 13 और ये दोनों थ्योरी कहती है 14 और 20। यहाँ पर पूर्ण हित मिल जाता है। जैसे ही जन्म लेता है बच्चा वैसे पूर्ण हित प्राप्त हो जाता है। इसको कहते हैं अ चाइल्ड बॉर्न विद क्या है? सिल्वर स्पून। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो चांदी के चम्मच से पैदा होता है। वो क्यों कहते हैं? तो ये इसीलिए कहते हैं एक उत्तराधिकार में उसको सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, या फिर उसको अगर कोई अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो जन्म लेते ही वेस्टेड हो जाती है। जन्म लेते ही उसमें क्या हो जाती है? निहित हो जाती है, वेस्टेड हो जाती है। कौन सा समझ में आ गया? तो इसलिए कह रहे बच्चा चांदी की चम्मच से पैदा हुआ है, ऐसे कहते कि नहीं? क्योंकि दादा परदादा ने प्रॉपर्टी क्या करी है? उसको पैदा होते ही ट्रांसफर कर दी, उसे कमाने की जरूरत है नहीं पड़ी। तो समझ में आ गया? ऐसे उत्तराधिकार में कोई मर गया और बच्चे का जन्म हो गया तो बच्चे के पैदा होते ही उसका घर में क्या मिल गया? राइट मिल गया। समझ में आ गया? ये कहना चाहते हैं। जैसे पति पत्नी 2 जने थे, पति मर जाता और पत्नी अकेली थी तो कितनी प्रॉपर्टी आएगी पत्नी को? सारी। पर उसके एक और बच्चा हो जाता है तो पत्नी को अब कितनी मिलेगी? समझ में आ रही है? आधी हो गई। ये कहना चाहते हैं। तो बच्चे के भारतीय कल्चर में या कहीं में भी बच्चे को क्या कहते हैं कि जैसे ही उसका जन्म हुआ उसको क्या है? सारे राइट मिल जाएंगे। ऐसे ही कोई अंतरण किया गया जन्म लेते ही उसको सारे राइट मिल जाए। ये समझ में आ गया? तो ये 4 थ्योरीज को हम देख लेते हैं एक बार। आइए सेक्शन नंबर 13। देखो यही करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लैंग्वेज डिफिकल्ट प्रतीत हो सकती है पर मैं पढ़ रहा हूं। अपनी पेन की कॉपी पे पेन हमेशा लगा के रखना, ठीक है? देखिए कौन सा सेक्शन कहां तक पढ़ता हूं, लाइन वो भी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हम आगे पीछे कर देते हैं तो घचपच हो जाती है। शब्द को भी देखना है कि किस शब्द को किसके साथ पढ़ना है, कॉमा हर जगह नहीं लगा रखा। तो देखिए पढ़ते हैं। जहां की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में कोई हित उसी अंतरण द्वारा सृष्ट। देखो आप प्रॉपर्टी को कोई ट्रांसफर कर रहे हो और उसी प्रॉपर्टी में कोई क्या है? आप कोई क्रिएट कर रहे हो, कोई हक क्रिएट कर रहे हो। हित उसी अंतरण द्वारा सृष्ट मतलब क्रिएट कर रहे हो किसी पूर्विक हित के अधीन। अंडरलाइन कर लीजिए, कैसे अधीन? जीवित व्यक्ति के अधीन। मेरी बात समझ में आ गया? अगर किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्रिएट कर रहे हो तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? पूर्विक हित के अधीन करना होगा, ठीक है? ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है कहां तक? ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए जो अंतरण की तारीख को अस्तित्व में ना हो। देखो बच्चा जब अस्तित्व में आ जाता है तो गर्भस्थ शिशु, पर उसका अस्तित्व नहीं हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? अजन्मा। अब यहाँ लिखा हुआ है क्या कहीं पर अजन्मा? ये हमने खुद नई थ्योरी बनाई है। हम इसे गर्भस्थ शिशु नहीं बोलेंगे, हम इसे कौन सा बोलेंगे? क्योंकि जिस वक्त हमने ऐसा ट्रांसफर क्रिएट किया था किसी बीच के आदमी के साथ में तो उस वक्त इसका जन्म नहीं हुआ था, ठीक है? उसका अस्तित्व ना हो, सृष्ट किया जाता है। मतलब उस अजन्मे के व्यक्ति के प्रति अंतरण क्या किया हमने? क्रिएट किया है, ठीक है? वहां ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्ट हित प्रभावी ना होगा, ठीक है, जब तक कि उसका विस्तार संपत्ति के अंतरण के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर ना हो। मतलब इसका उल्टा पढ़िए, तभी प्रभावी होगा जब उसका पूरा हित उसे मिल जाएगा, जन्म लेते ही उसको मिल जाएगा। तो ये जो कई बार मैं बताता हूं, ये अगर एक नेगेटिव है तो उस शब्द को क्या पढ़ना है? नेगेटिव। परंतु 2 जगह नेगेटिव लिखा है तो उसको क्या पढ़ना है? ये समझ में आ गया? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो इसका नाना शब्द हटा दो एक बार। देखो इसका नाना 2 लिखा हुआ है ना, वहां ऐसे व्यक्ति के लिए फायदा
फायदे के लिए श्रेष्ठ हित प्रभावी होगा, ये ना एक बार लोप कर दीजिए, प्रभावी होगा जबकि उसका विस्तार संपत्ति में अंतरक में जो ट्रांसफर किया था ना के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर हो। मतलब पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसको पाई जाएगी? जैसे उसका जन्म हो जाता है तभी प्रभावी होगा, अन्यथा प्रभावी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जैसे ही वो पैदा हुआ, ये समझ आ गया, पूरी प्रॉपर्टी किसके पास चलेगी? उसके पास चली जाएगी। आ रही बात समझ में? यही बात कहना चाहता हूं। आई बात समझ में? तो मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर किसी को ऐसा कोई ट्रांसफर को वो आपने क्रिएट किया है तो पहले क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है? एक लिविंग पर्सन बनाना होगा, और उस लिविंग पर्सन के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हो? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो शून्य है, परंतु किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करोगे तो वो क्या होगी? वैलिड होगी। कौन सा समझ में आ गया? ये होता है। तो बीच में एक मध्यम व्यक्ति होता है, उसको पहले पूर्विक हित देना होता है, पूर्व में हित देना होता है। इसको तो एब्सोल्यूट हित मिल जाएगा, पूरा हित मिल जाएगा, पर उससे पहले किसी अन्य व्यक्ति को क्या देना होता है? पूर्विक हित के अधीन। जैसा लिखा था ना, तो यह जीवित व्यक्ति है, इसका जीवित रहना जरूरी है। हमने कहीं ऐसा जीवित नहीं लिखा है, पर इसका क्या होना चाहिए? जीवित होना चाहिए, इसका अस्तित्व होना चाहिए। जिसको हम कर रहे हैं उसका अस्तित्व अभी आया नहीं है। समझ आ गया? तो इसके अस्तित्व आने से पहले हमें किसी को क्या देना होता है? पूर्विक हित देना होता है। और पूर्विक हित किसको देंगे? जो जीवित। इसीलिए हमने क्या लिख दिया? जीवित। समझ में आ गया? तो किसी अजन्मे व्यक्ति को ट्रांसफर करना होता है तो जीवित हित के माध्यम से ही किया जाएगा। कौन सा समझ में आ गया? ये कहना। और जैसे ही उसका जन्म हो जाता है तो उसमें पूरी क्या है? तभी प्रभावी होगा। देखा है ना? तो कब प्रभावी होगा? ठीक है, तो उसमें क्या है? पूरी की पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? मार्च हो जाएगी, समाहित हो जाएगी। समझ में आ गया? तो मतलब ये कहना चाहते हैं। अब सर आप कह रहे हो, ठीक है, तो मतलब एक ही आदमी को हाँ, अब उसको केवल उपभोग का अधिकार था। चीज समझ में आ गया? जैसे ही जन्म ले लिया, अब इसको उपभोग का अधिकार भी खत्म हो गया, सारा उपभोग का और ट्रांसफर का अधिकार किसमें आ गया? बच्चे में आ गया। अब सर कैसे कह रहे हो दोहरी संभावना का नियम? यहाँ तो ऐसा कुछ सेक्शन बता नहीं रखा, यहीं पे खत्म हो गया। देखो खत्म हो गया ना सेक्शन। तो सर आपने दोहरी संभावना का नियम कैसे बोला? आइए, ये इसलिए कह रहा है कि जिसके फायदे के लिए उसी में श्रेष्ठ हो गया। समझ में आ रही है? जिसका जन्म हुआ उसी में श्रेष्ठ हो गया। जैसे ए व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बी व्यक्ति के माध्यम से, बी व्यक्ति कौन है? जीवित व्यक्ति, और इसने किसको दी है? सी व्यक्ति जो अजन्मा है। ठीक है, तो इसी के मर्ज हो जाएगी सारी प्रॉपर्टी। इससे आगे जा सकती है क्या? यानी दोहरी संभावना नहीं है, एक ही संभावना है कि इसका जन्म हो जाए। ठीक है, तो यहीं तक हमने क्या है? प्रॉपर्टी को आगे भेज रहे हैं। ये है, आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी कहां चलेगी? एक में वेस्ट होगी। दोहरी संभावना के विरुद्ध है। आप इसको भी आगे ट्रांसफर करना चाहोगी, बच्चे से भी आगे बच्चे को ट्रांसफर होगा, तो ऐसे नहीं किया जा सकता। ये हिडन है। और ये कहां बता रखा है? ये इलस्ट्रेशन में बता रखा है। आइए इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन देखिए। इलस्ट्रेशन कहता है, थोड़ा सा मैं मिटा दूं, थोड़ा सा मिटा दूं। खांसी मेरे को हो ही नहीं है। आइए, ए व्यक्ति कौन है? प्रॉपर्टी का ओनर है। ए उस संपत्ति का जिसका वह स्वामी है। खा को अनुक्रमतः अपने और अपनी आश्रित पत्नी के जीवन पर्यंत के लिए और उसकी उत्तरजीविता के पश्चात, ठीक है, यानी वो किसको? बी को। बी कौन है? उसकी होने वाली पत्नी। मेरी बात समझे? आश्रित पत्नी भी हुई नहीं है, आश्रित, आश्रित मतलब होने वाली पत्नी के लिए। ठीक है, तो वो उसको क्या ले दे रहा है? जीवन राइट दे रहा है। क्या दे रहा है? जीवित हित दे रहा है। तो ये कह रहा है खा को हमेशा अपने और अपनी आश्रित पत्नी को जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित है, ठीक है, जीवन पर्यंत, और उसके उत्तरजीवी, उत्तरविधि मतलब उसके बाद, मरने के बाद ही उत्तरजीवी होता है, उसके बाद मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह से ज्येष्ठ पुत्र, उसका कर सकते पुत्र होगा। किसको दे रहा है वो? ज्येष्ठ पुत्र, मतलब एक्स को, जो उसका ज्येष्ठ पुत्र होगा, बड़ा, उसको वो ट्रांसफर करना चाहता है। ज्येष्ठ पुत्र के जीवन पर्यंत के लिए। किसके लिए कर रहा है? अब एब्सोल्यूट नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिविंग इंटरेस्ट दे रहा है, जिसमें जीवित हित दे रहा है। और उसकी मृत्यु के पश्चात का के दूसरे पुत्र के लिए न्यास के रूप में स्थानांतरित कर रहा है। अब वो ये बोल रहा है आगे भी वो X2 को, पहले तो X, उसको क्या दे दिया? यहाँ पर जीवित हित दे दिया।
ठीक है, और इसको वो प्रॉपर्टी क्या करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है। देखो अभी ए व्यक्ति जो होने वाली वाइफ है उसको जीवित हित दे रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि उसका जो बड़ा पुत्र होगा उसको भी मैं क्या कह रहा हूं, जीवित हित दे रहा हूं, और उसके पुत्र को, ठीक है, ये कह रहा है उसके दूसरे पुत्र को, ये सेकंड पुत्र है, ये पहला पुत्र है और ये इसके दूसरे पुत्र को, ठीक है, के न्यास के रूप में अंतरित करता है। ठीक है, वही ट्रस्ट में बताया था, बीच में कोई आदमी बनाता है, अंतरित ज्येष्ठ पुत्र के फायदे के लिए इस प्रकार शिष्ट हित प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका विस्तार उस संपत्ति के का के संपूर्ण हित पर नहीं होता। यहाँ पर देखिए हो जाना कहाँ चाहिए था, यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, परंतु ये जो सिद्धांत दे रखा है ये दोहरी सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसका तो जन्म हुआ ही नहीं है, वो आगे एक और है जन्म की बात कर रहा है कि इसका बड़ा पुत्र होगा, उसका भी क्या है, एक और भाई बड़ा, एक और दूसरा भाई होगा, उसके लिए मैं प्रॉपर्टी देना चाहता हूं, तो ऐसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कौन सा समझ में आ गया, यहाँ पर अगर किया जाता तो इसके विरुद्ध ही यहीं पे ट्रांसफर क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पर दोहरी संभावना हो गई। दोहरी संभावना क्यों है, क्योंकि एक तो इसका ही नहीं पता कि इसका पुत्र होगा कि नहीं होगा, अभी तो आश्रित पत्नी है, और पता है किसी को पता है कि पुत्र हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, पत्नी लड़की हो गई तो संभावना तो बनी हुई है कि नहीं, लगातार 3 लड़कियां हो गई तो पुत्र हुआ ही नहीं तो क्या होगा, तो ये संभावना है। तो यहाँ पर अगर आप अजन्मे को, पहली अजन्मे को एक संभावना को तो फिर भी लो बोल देता ठीक है, परंतु इसके बाद भी एक और संभावना कि इसका भी कोई दूसरा पुत्र हो, तो ऐसी संभावना को क्या माना गया है, विरुद्ध माना गया है। ये समझ में आ गया। तो दोहरी संभावना, एक संभावना तक तो हम फिर भी चल सकते हैं कि चलो लड़का हो जाएगा, ये समझ में आ गया, पर दोहरी संभावना कि उसके और लड़के हो जाएंगे या उसके भी उसके लड़के हो जाएंगे, तो दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम है, मतलब एक ही बच्चे तक आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी को भेजोगे, तो उससे आगे नहीं भेज सकते। आगे बात समझ में, एक ही बच्चे में मर्ज हो जाएगी ये चीजें। हाँ वो देखो कितनी बड़ी बात कर रहा है, बड़ा पुत्र को क्या दे रखा है, जीवन पर्यंत, अब ये उसका जन्म ही नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्या है, और किसी भी अजन्मे को जीवित हित नहीं दिया जाता। कौन सा हित दिया जाता है, पूरा हित। कौन सा समझ में आ गया। सेक्शन नंबर निकाल के देखो 20, सेक्शन नंबर 20 निकाल के देखो। तो जीवित हित और पूर्व हित में क्या क्या है, पूर्व मतलब इसके जन्म लेने से पूर्व, जीवित हित की बात कर रहा है। हाँ, जीवित हित का मतलब ये है कि कहीं उपभोग कर सकता है, हाँ, और पूर्ण हित का मतलब वो ट्रांसफर भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल यही है, जैसे ये जीवित हित मिल रहा है तो ये केवल उपभोग कर सकता है, पर जिसको पूर्ण हित मिल गया, ठीक है, वो उसका उपभोग भी कर सकता है। और देखो सेक्शन नंबर 20, जहां की संपत्ति अंतरण में से कोई संपत्ति हित ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्ट किया जाता है जो उस समय आजाद है, वहां जब तक कि अंतरण के निबंधों के अधीन तत्व आश्रय प्रधीन हो, वह उसका जन्म होने पर, देखो कितने कह रहा है ना, उसके जन्म होने पर निहित हित अर्जित कर लेता है। निहित हित मतलब पूरा का पूरा हित उसको ही वेस्टेड हो जाएगा। जी समझ में आ गया। फिर मैं इसको और बताऊंगा 14 के साथ में। तो अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे ही उसने जन्म लिया सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके पास चली जाती। अब उसको आपने क्या है, जीवित हित बना लिया, तो इस तरह का कोई ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ऐसा दोहरा ट्रांसफर क्या होगा, इनवैलिड होगा। जी समझ आ गया, शून्य होगा, ये कहना चाहता है। सेक्शन नंबर 13 समझ में आ गया आई होप आपके। कुछ नहीं कह रहा, एक सिंपल सी थ्योरी याद रखना, कोई भी व्यक्ति अंतरण करता है तो वो अजन्मे को अंतरण के फायदे के लिए करता है, तो पहले उसे क्या बनाना होगा, जीवित हित में क्या है, पहले उसको ट्रांसफर करनी होगी, ठीक है। और जैसे ही उसका जन्म हो जाता है उसको सारी की सारी प्रॉपर्टी, सिंपल सा थ्योरी, जी समझ में आ गया, ये कर सकता है। आइए सेक्शन नंबर 14 देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो, शाश्वतता के विरुद्ध। शाश्वतता क्या होती है कि जन्म जन्मांतर, देखो यहाँ पे क्या है, किसी ने प्रॉपर्टी ओन की होती है, वही चाहता है ना कि मेरे को मेरे बच्चे, परदादे, पड़पोते, पड़पोते के पड़पोते वो याद रखे, तो मैं वहां क्या कोशिश करूंगा कि मेरा क्या है 8, 10, 50 पीढ़ियों तक मेरे को याद रखे, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चों के पास ही जाए प्रॉपर्टी। जी समझ आ गया। तो लॉ उसके विरुद्ध बात करता है, शाश्वत प्रॉपर्टी रखना चाहता है आदमी,
पर उसके विरुद्ध बात करता है कि आप शाश्वत रूप से प्रॉपर्टी को नहीं रख सकते या एक ही परिवार में या एक ही व्यक्तियों को नहीं बांध सकते। कौन सा समझ में आ गया? तरीके अलग अलग बता रखे हैं। आप वक्फ कर दीजिए, अगर आपको लग रहा है तो आप वक्फ कर दीजिए या न्यास कर दीजिए, ट्रस्ट कर दीजिए। ट्रस्ट करेंगे तो आपके दादा का नाम, जब तक ट्रस्ट है, ट्रस्ट कभी डिसॉल्व नहीं होता। बिना ट्रस्ट किए कह रहा है ट्रांसफर। समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने ट्रस्ट कर दिया तो ये लागू नहीं होगा, परंतु अगर ट्रस्ट नहीं किया और आप ऐसे ही ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। कौन सा समझ में आ गया आपके? तो ऑर्डिनरी वे की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, देखो, शाश्वतता के विरुद्ध, मतलब हमेशा शाश्वत काल के लिए लंबे समय तक आप प्रॉपर्टी को होल्ड आउट नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध नियम है। ठीक है, कब तक होल्ड आउट कर सकते हैं? और दूसरी बात यह क्या कहता है, ये इस नियम लोक नीति के विरुद्ध भी है कि देखिए, प्रॉपर्टी को अगर होल्ड कर दिया, मान के चलिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। राजा साहब थे, राजा साहब चाहते थे कि उनके बच्चे परपोते उस जो भी उन्होंने महल बनाया उसको है वो उसका उपभोग करे और उसका वो ट्रांसफर नहीं करे। अगर यही लॉ कंटिन्यू बना रहता तो आज की तारीख में मैं अगर किसी प्रॉपर्टी को, मेरे बच्चा बीमार हो गया और मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे पास एक महल है, अब मैं उसे ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, तो उस महल का क्या फायदा, चाहे वो 1000 करोड़ का हो। मतलब समझ में आ गया ना? तो यहां पर इसीलिए रखा गया है कि उस प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी चलायमान होती है, उसे चलाते रहना चाहिए, उसका संचालन नहीं करना चाहिए, उसे होल्ड आउट नहीं करना चाहिए। होल्ड आउट करोगे तो उससे क्या होगा, देश का विकास रुक जाएगा। अब जैसे देखो, अगर राजा महाराजाओं के पास ही वो, अगर जितने भी राजघराने के वो जो महल वहल होते, तो आज टूरिस्ट इतना डेवलप होता क्या? इतने बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, आपके भी उमेद भवन होटल बना हुआ है, कितना इनकम होती है उससे, कितना इनकम जनरेट हो रही है। तो अगर उन्होंने राजा महाराजा ने उन्होंने अपने पास ही रख लिया होता तो क्या इनकम जनरेट होती? क्या लोग इधर आते? क्या सैलानी आते? या राजा महाराजाओं की इतनी सारी लैंड पड़ी हुई है, उसका कोई यूज हो पाता? क्या नहीं हो पाता, क्योंकि आपने और किसी को ट्रांसफर करने नहीं दिया। और देखो, ट्रांसफर करने से क्या है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बांध देते हो, मतलब एक पीढ़ी में ही चलती रहेगी, तो जैसे ही वो ट्रांसफर करेगा तो आपको मालूम है पंजीकृत शुल्क लगता है, रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है। तो सरकार का तो रजिस्ट्रेशन शुल्क मारा गया। जितनी बार भी आप किसी को ट्रांसफर करोगे तो रजिस्टर कराना पड़ेगा, और रजिस्टर कराओगे तो सरकार की क्या होगी, इनकम होगी। अगर आपने उसे बांध दिया शाश्वत काल के लिए तो सरकार की इनकम तो वैसे ही होल्ड रुक गई। तो इसीलिए उसके विरुद्ध नियम है कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक प्रॉपर्टी को होल्ड आउट नहीं कर सकता, तो उसके विरुद्ध, शाश्वतता के विरुद्ध। कौन सा समझ आ गया? तो ऑब्जेक्ट आइए, अब देखो क्या कहता है, कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। मतलब इस तरह से कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके आप उसको क्या है, क्रिएट नहीं कर सकते। क्या क्रिएट नहीं कर सकते? प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के लिए, मतलब आप इस तरह का कोई ट्रांसफर क्रिएट नहीं कर सकते, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि आपने एक को दे दिया, एक के बाद में अन्य जीवित व्यक्तियों को दे दिया जीवन काल के लिए, और किसी ऐसे व्यक्ति की उस कालावधि के अवसान के, और किसी अन्य व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व ना हो। मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है तो कौन था वो, अजन्मा। ठीक है, यदि वह पूर्ण वय प्राप्त कर ले, पूर्ण वय प्राप्त हो, पूर्ण वयस्कता, वयस्कता कितनी है, 18 वर्ष। ठीक है, तो वह सृष्ट हित ना मिल, तो वह सृष्ट हित मिलना हो अप्राप्त वय के पश्चात प्रभावी ना होगा। मतलब जैसे ही उसने 18 वर्ष की प्राप्त कर ली है, एक से अधिक कितने भी जीवित व्यक्ति रख लो, पर जिसकी भी व्यक्ति जो अजन्मा है उसने अगर मैक्सिमम 18 वर्ष प्राप्त कर ली, उसके बाद में आप उसे होल्ड आउट नहीं कर सकते। तो वही मैंने बताया था, ए व्यक्ति बी को, सी को, डी को, ई को, कितने भी व्यक्तियों को बीच में जीवित हित दे सकता है। समझ में आ गया? कितने ही व्यक्तियों को जीवित हित दे सकता है, पर एंड में जो अजन्मा है, जैसे एक्स व्यक्ति अजन्मा है, तो आप उसे, वैसे तो हमने 30 में क्या पढ़ा, जन्म लेते ही अधिकार हो जाएंगे, परंतु यहाँ पर हमने आपकी इच्छा को देखते हुए उसको और समय तक बढ़ा दिया, तो वो कितने तक हो सकता है, 18 वर्ष तक हम उसे रोक सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। कौन सा समझ में आ गया? इससे अधिक हम क्या है, शाश्वत काल के लिए उसे नहीं रोक सकते।
यानी आप जीवित व्यक्ति तो कितने भी रख लो, पर जिस भी व्यक्ति का जन्म हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए हमने क्रिएट किया है, सृष्ट क्रिएट किया है, ट्रांसफर क्रिएट किया है, उसके मैक्सिमम 18 वर्ष तक ही हम उसको प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, होल्ड आउट कर सकते हैं। उससे अधिक के लिए होल्ड आउट किया तो वो क्या होगा, शून्य। मतलब आपने अगर 19 साल तक भी होल्ड आउट किया कि 19 साल तक हो गया बेटा, तेरे को बाद में प्रॉपर्टी दूंगा, तो ये क्या होगा, शून्य होगा। वो 18 में उसको सारे राइट मिल जाएंगे। अब इसी को कहां लिख रखा है, अब आइए सेक्शन नंबर 20 में भी हमने आधा पढ़ा था, वो सेक्शन नंबर 20 आधा पढ़ा था। शाश्वत का नियम तो जीवित व्यक्ति के लिए है ना, वो जीवित रखने वाले व्यक्ति के लिए। शाश्वत करना चाहते तो वो कितने भी आदमियों के लिए कर सकते थे, पर हम क्या कह रखे हैं कि जीवित व्यक्ति जीवन काल के दौरान, जितने भी जीवित है उनके काल के दौरान वो जीवित रहे, और मैक्सिमम एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म ना हो। ये संदर्भ तो इसी के लिए है ना सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ इसके संदर्भ में ये जो इसका टाइटल है ना, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, हाँ, ये शाश्वतता इसके संदर्भ में है मिडिल मैन के लिए नहीं, ये सबके लिए यहाँ तक है शाश्वत। मतलब 18 साल तक जब तक बस यहीं तक इसको रोक सकते हैं, इससे आगे कंटिन्यू भाग नहीं सकते। बीच में आप कितने व्यक्ति को लेके आ जाओ जो जीवित होने चाहिए, केवल जन्म नहीं होना चाहिए, पर एक का भी जन्म हो गया और लिखा है ना इसके अंदर, और ऐसा अजन्मा व्यक्ति, तो उसके भी कितने 18 वर्ष तक रोक सकते हैं, उससे अधिक के लिए नहीं रोक सकते। मतलब शाश्वत एक समय बताया है कि आप चाहे तो कितने भी, जैसे मैं हूं, मैंने आज की तारीख में एक बच्चे का 1 साल का जन्म हुआ, ठीक है, और मैंने 2-3 आदमियों को और रख लिया, ठीक है, और मेरे को मालूम है कितने साल तक जिएगा, तो मैं कहता हूं इसके एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जीवित दे दिया जो, ठीक है, तो ये इतने समय तक होल्ड आउट कर सकता है जो ये जीवित रहेंगे, ये पीढ़ियां चल सकती है उसका 18 बस ये समझ में आ गया, ये कहना चाहते हैं। तो आप ये कितने साल तक जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके जन्म लेने से पहले ये सारे नहीं मरने चाहिए, मैंने पहले ही रूल बताया। पर अगर ये सारे जीवित है और उस अजन्मे का भी जन्म हो जाता है तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी कहां तक होल्ड हो सकती है, इतना ही तक शाश्वत रख रखा है विधि ने, आपको इतनी ही छूट दे रखी है। इससे कारण आदमी तो चाहता है ना वर्षों हजारों वर्षों तक मेरी प्रॉपर्टी होल्ड आउट रहे। जैसे मैं आज बहुत अमीर आदमी रहता हूँ, मैंने एक सोने का या फिर एक हार बना दिया और मैंने बोल दिया ये हार मैं अपनी पोती की पोती को देना चाहता हूँ, तो बीच में एक मीडिएटर बना दिया, नहीं समझे, तो वो उसको पोती तक पहुंचा देगा, पर उस आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। हमेशा पीढ़ी दर ये कंटिन्यू रहे, ऐसा नहीं होगा। अब सर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सर ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, वहां पर क्या उसका दान, अभी आपको अपवाद बताएंगे इसके, सेक्शन नंबर 18 इसके क्या है, अपवाद है, जी समझ में आ गया, जहां पर हम शाश्वत काल के लिए क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ट्रस्ट कितने सालों तक चल सकता है, वक्फ कितने सालों तक चल सकता है, यदि कोई फायदे के लिए लाभ या किसी अन्य स्वास्थ्य की ऐसी, शिक्षा की ऐसी कोई चीज लगा दी हमने, तो वो हमेशा के लिए चलती रहेगी, परंतु परिवार मात्र में, ये समझ में आ गया, वो कुछ समय तक ही चलेगी। और कितने समय तक चलेगी, उस अजन्मे के 18 वर्ष तक ही हम उस प्रॉपर्टी को शाश्वत काल के लिए रोक सकते हैं, उससे अधिक नहीं रोक सकते। जी समझ में आ गया, ये कहना चाहते हैं। तो मैं इसको दोबारा पढ़ लेता हूं, दोबारा ध्यान देना इस चीज को। देखो, कोई भी संपत्ति अंतरण, ठीक है, ऐसा सृष्ट को मतलब क्रिएटेड कर लेना, इंग्लिश में थोड़ा अच्छा समझ में आता है कि ऐसा कोई अंतरण क्रिएट नहीं कर सकते। कैसा, हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता, आप उसको ऐसे इन्फोर्स नहीं करा सकते, ऐसा कोई संपत्ति अंतरण किसको, जो ऐसी तारीख को जीवित या अंतरण की तारीख को, देखो अंतरण जिस दिन ट्रांसफर किया उस तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के लिए, ये तो सारे जीवित होने चाहिए, ठीक है, और किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, यानी जब वो समय अवधि खत्म हो जाती है, मतलब वो बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है, अस्तित्व में जिसे वह पूर्ण प्राप्त कर ले, वह यानी 18 वर्ष का हो जाए, तो वह सृष्ट हित मिलना हो, 18 वर्ष में उसे मिलना हो, अप्राप्त वय के पश्चात प्रभावी ना होगा, मतलब इससे आगे वो नहीं कंटिन्यू नहीं करेगा। यानी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो तो इतने समय तक ही ट्रांसफर कर सकते हो, इससे आगे शाश्वत काल के लिए नहीं कर सकते। कौन समझ आ गया, मैं कह रहा हूँ ना, ये पढ़ने से नहीं आएगा, समझने से आएगा मेरे।
आप इसे पढ़ते तो नहीं आएगा। अब देखो सेक्शन नंबर 20 भी इसके साथ पढ़ो। अजात ठीक व्यक्ति के है, फायदे के लिए जहां की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित ऐसे व्यक्ति के लिए फायदे के लिए सृष्ट किया जाता है जो उस समय आजाद है, आजाद। वहां जब तक कि अंतरण के निर्बंधनों से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो। अब ये कौन सा आशय है? 18 वर्ष तक होल्ड करना। मेरी बात समझ में आ गया? यहाँ इसका अर्थ क्या हो रहा है कि उसका जन्म लेते ही उसको प्रॉपर्टी वेस्टेड हो जाती है, पर सेक्शन 14 के अंतर्विष मतलब 18 साल तक और होल्ड कर सकते हैं। चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब तक अंतरण के निर्बंधनों से, ये अंतरण का निर्बंधन है तो सेक्शन 14 लिख देना, वहां निर्बंधन बता रखा है कितने समय के लिए और होल्ड कर सकते हैं, 18 वर्ष तक। ठीक है, तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, जब तक अंतरण के निर्बंधनों से कोई तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, वह उसका जन्म होने पर ही हित अर्जित कर लेता है। यद्यपि देखो ये भी आगे क्या कह रहा है, यद्यपि उसे यह हक ना हो, काई का हक ना हो कि वह अपने जन्म से उसका उपभोग करने लगे। यदि उसे ये मना भी कर दिया हो कि तुम 18 वर्ष से पहले, क्योंकि होल्ड कर दिया ना, मैंने क्या कहा था कि वैसे तो पूर्ण हित कब मिल जाएगा उसको? जन्म लेते ही, पर हम यद्यपि उसको होल्ड आउट ना कर दिया हो, कहां तक? जी समझ में आ गया? उसको उपभोग से क्या कर दिया, उसको निर्बंधित ना, क्योंकि इससे पहले तो कुछ नहीं कर सकता भाई। अब पहले तो हम जनरल रूल क्या कहता है, जैसे ही जन्म होगा वैसे ही तेरे को लिस्टेड हो जाएगा, पर अगर 14 में हमने कंडीशन लगा दी है तो 18 के बाद ही तू उसका क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ये समझ में आ गया? तो ये है, आई बात समझ? तो आपको 13, 14 और 20 तीनों कर लिए, कल इसी को आगे बढ़ाएंगे 15, 16, 17, 18। ये तभी तो कह रहा हूँ फ्यूज कर देते हैं बहुत लोगों के। आप ये मत सोचो कि सर हमें समझ में नहीं आया या हमें थोड़ा बहुत समझ में आया, गारंटी के साथ कह रहा हूँ आज भी जयपुर में कई ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको ये थ्योरी समझ में नहीं आती है। तो बार बार में पढ़ना, कई आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कल मेरे से पूछना ये थ्योरी से रिलेटेड, या 10, 11, 12 ये भी अब दिमाग वाले क्वेश्चन थे, 10, 11 वाला भी पूछ लेना, 13, 14, 20, क्योंकि इसी के बाद आएगा 13 और 14, वो 15 और 16, ये और आपका फ्यूज कर देगा। समझे? तो पहले ये चीज समझ में नहीं आई, उससे आगे चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको। ठीक है, अब कितना आता है कितना नहीं आता वो आपके पर। तो क्या इसके लिए किताब का भी यूज कर लिया करो, वीडियोस का भी यूज कर लिया करो, नहीं समझे? ज्ञान जहां से ही मिले वो आपसे लेने की कोशिश किया करो। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ जाओ ना, क्या कट रहा है तुम्हारे? क्या ये बच्चे चिल्ला रहे हैं?